सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह करंट अफेयर्स आपको कराई जा रही है। टॉपिक है टर्टल सर्वाइवल अलायंस। टर्टल सर्वाइवल अलायंस। हाल ही में असम के एक मंदिर ने मीठे पानी के काले सॉफ्ट सेल कछुओं के संरक्षण के लिए 2 ग्रीन एनजीओ के साथ एक ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया है। टर्टल सर्वाइवल अलायंस क्या है? तो टर्टल सर्वाइवल अलायंस TSA का गठन 2001 में हुआ था। याद रखिएगा, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की साझेदारी में हुआ था। मीठे पानी के कछुए और समान कछुए की अस्थायी बंदी प्रबंधन के लिए किया गया था। इसके गठन का कारण क्या था? इसका गठन एशियाई कछुआ संकट के मद्देनज़र किया गया था। एशियाई कछुआ संकट चीनी बाज़ारों में अवैध तरीके से निरंतर कछुआ आपूर्ति से संबंधित है। एशियाई जो कछुआ है इस पर एक संकट मंडरा रहा है। कारण क्या है? तो चीनी बाज़ारों में अवैध तरीके से निरंतर इसकी आपूर्ति की जाती है। मिशन देख लीजिए, 21वीं सदी में एक भी कछुओं को विलुप्त ना होने दे। कछुओं के कई सारे प्रकार हैं, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार के कछुओं को विलुप्त नहीं होने देना है 21वीं सदी में, ये लक्ष्य है। तो आप समझ गए यहाँ पर टर्टल सर्वाइवल अलायंस। तो टर्टल सर्वाइवल जो अलायंस है इसमें ये सुर्खियों में क्यों रहा था? क्योंकि असम का एक मंदिर है और उसने 2 ग्रीन एनजीओ के साथ एक समझौता किया था काले सॉफ्ट सेल कछुओं के लिए, काले सॉफ्ट सेल कछुओं के संरक्षण के लिए। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रखिए। काले सॉफ्ट सेल कछुओं के संरक्षण के लिए असम के एक मंदिर ने 2 ग्रीन एनजीओ के साथ समझौता किया था। फिर टर्टल सर्वाइवल अलायंस देख लिए, इसका गठन 2001 में हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पर गठन का कारण क्या था? तो गठन का कारण जो है, टर्टल सर्वाइवल अलायंस का गठन का कारण यह है कि एशिया जो कछुआ है उस पर संकट है। किस प्रकार से संकट है? तो एशिया कछुओं को संकट चीनी बाज़ारों में अवैध तरीके से निरंतर कछुओं की आपूर्ति से संबंधित है। यानी कि चीनी बाज़ारों में कछुओं को अवैध तरीके से आपूर्ति की जाती है। और ये इसका मिशन क्या है? तो 21वीं सदी में किसी भी कछुओं को विलुप्त ना होने देना है। नेट जीरो की दौड़ में, नेट जीरो, ठीक है। तो नेट जीरो क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, ये कई बार टॉपिक आ चुके हैं। तो नेट जीरो का मतलब होता है वायुमंडल में नया उत्सर्जन न जुड़ने देना है। जो भी हम लोग उत्सर्जन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा नया नहीं जुड़े। जैसे में मान के चलिए कि अवशोषक यानी कि कार्बन को न्यूट्रल करने वाले पदार्थ 10 हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 11 है ना, ये नहीं होना चाहिए। 10 हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 10 होना चाहिए। यानी कि नेट जीरो का मतलब हो गया कि उत्सर्जन जारी तो रहेगा, उत्सर्जन तो जारी तो रहेगा लेकिन बैलेंस फॉर्म में। ठीक है, वायुमंडल से उसके बराबर मात्रा को सोखकर उसको संतुलित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं टॉपिक में। अगस्त 2021 में विश्व की सबसे बड़ी मांस उत्पादक कंपनी JBS ने नेट जीरो कैंपेन से स्वयं को संबद्ध किया है। JBS संबंधित हो गया किससे? नेट जीरो कैंपेन से। इससे पूर्व मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने 2050 तक नेट जीरो नामक नेट जीरो उत्सर्जन रोड मैप जारी किया था। गौरतलब है कि नवंबर 2021 में आयोजित COP26 हुआ है, नवंबर 2021 में स्टॉकलैंड में हुआ है। सम्मेलन हेतु यह पहला रोड मैप है। ठीक है, नेट जीरो का तात्पर्य क्या था? नेट जीरो का मतलब कि वायुमंडल में नया उत्सर्जन न जुड़ने देने से है। उत्सर्जन जारी तो रहेगा लेकिन वायुमंडल से उसके बराबर मात्रा को सोखकर उसे संतुलित कर दिया जाएगा। व्यावहारिक रूप में हर देश जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते में शामिल हुआ है, जो वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक युग के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर बनाए रखने का आह्वान करता है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में देश कार्बन तटस्थता या अगले कुछ दशकों के भीतर नेट जीरो की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं। अगला टॉपिक है डिजिटल ओशन मिशन।
डिजिटल ओशन मिशन टॉपिक। अब ओशन समझ रहे हैं, समुद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। दिसंबर 2020 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय सागरीय सूचना प्रणाली केंद्र इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज द्वारा विकसित वेब आधारित एप्लीकेशन डिजिटल ओशन मिशन की शुरुआत की है। तो डिजिटल ओशन मिशन क्या है? एक ऐप्स है, एप्लीकेशन है। इसके बारे में देख लीजिए। डिजिटल ओशन मिशन के विषय में ध्यातव्य है कि महासागरीय आंकड़ों के प्रबंधन हेतु यह अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। डिजिटल ओशन जो है ये पहला प्लेटफॉर्म है जो महासागरीय हेतु अपनी प्रतिबद्धता को दिखा रहा है। विदित हो कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए यह एक ही स्थान पर सागर संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है कि डिजिटल ओशन जो मिशन है ये एक एप्लीकेशन है जो समुद्र में हुई संपूर्ण घटनाओं को एकत्र करके वहाँ से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो एक प्रकार का एप्लीकेशन है। अगला है वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में गिरावट और भारत के इस संदर्भ में प्रयास क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु और परिवर्तन अनुसंधान केंद्र नॉर्वे द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वर्ष 2020 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। 2020 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में अधिक गिरावट दर्ज की गई है, ये ध्यान रखिए। भारत में कार्बन उत्सर्जन में कमी है। भारत के संदर्भ में बात करें तो 2020 की पहली छमाही में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारी गिरावट देखने को मिली है। विदित हो कि 2019 की तुलना में 2020 के पहले 6 महीनों में कार्बन उत्सर्जन में 8.8% की गिरावट आई है, यानी कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है 2020 में। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन तो संपूर्ण विश्व में लगा हुआ था, तो कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ, मोटर व्हीकल नहीं चल रहे थे, तो कार्बन कम उत्सर्जन हो रहा था, इसका परिणाम है। ठीक है, अगला टॉपिक है डीप ओशन मिशन। डीप यानी कि गहरा, ओशन मिशन यानी कि समुद्र के, महासागर के अंदर में जो खनिज पदार्थ हैं उसके लिए काम किया जा रहा है डीप ओशन मिशन के तहत। देखिए, केंद्रीय बजट 2021-22 में डीप ओशन मिशन हेतु 4000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 4000 करोड़ रुपया दिया गया डीप ओशन मिशन के लिए। गौरतलब है कि इस मिशन की नोडल एजेंसी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। क्वेश्चन यहीं से बनाएगा, डीप ओशन मिशन का किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार द्वारा महासागर के गहरे कोनों का पता लगाने के लिए 8000 करोड़ रुपये की लागत से 5 वर्षों हेतु यह योजना तैयार की गई है। इस योजना में 8000 करोड़ रुपया खर्च होगा, 5 वर्षों के लिए ये रोड मैप तैयार की गई है। इस मिशन के द्वारा सागरों, महासागरों के जल के नीचे की दुनिया की खनिज ऊर्जा और समुद्री विविधता की खोज करेगा। खनिज ऊर्जा और समुद्री विविधता की खोज करेगा डीप सागर के अंदर जाकर। जानकारी प्राप्त की जाएगी जिसका एक बड़ा भाग अभी भी अस्पष्टीकृत है और इसके बारे में व्यापक शोध और अध्ययन किया जाना भी बाकी है। यानी कि शोध अध्ययन को आगे बढ़ाएगा समुद्र के अंदर, यानी कि समुद्र की गहराई में जा कर के उस है ना, वहाँ कितना खनिज है, क्या ऊर्जा है, समुद्री विविधता क्या है, इसके बारे में पता लगाएगा। डीप ओशन मिशन नाम से पता लगता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत चलाई जा रही है। 5 वर्षों में 8000 करोड़ रुपया खर्च की जाएगी और 2020-21 का जो 21-22 का जो बजट है इसमें 4000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। इतना पॉइंट याद रखना। अगला टॉपिक है ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया संबंधित है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ऑपरेशन ओलिविया संबंधित है कछुए से, मगरमच्छ से और भी जो है मछली से, जो 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो ऑपरेशन ओलिविया एक प्रकार से, ओलिविया जो है एक प्रकार का कछुओं की प्रजाति है, उसके लिए किया गया ऑपरेशन ओलिविया। तो हाल ही में भारत तटरक्षक बल ने ओलिविया रिडले कछुओं की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया के लिए एक विमान सेवा लगाया है। क्वेश्चन पूछ देगा ऑपरेशन ओलिविया जो है, तो भारत के जो तटरक्षक बल हैं
इन्होंने क्या किया, तो ऑपरेशन ओलिविया के लिए एक विमान सेवा में लगाया है, यानी एक जहाज ही लगा दिया है इसकी सेवा में, ऑपरेशन ओलिविया की। अब देखिए ऑपरेशन ओलिविया क्या है, इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी, 1980 के दशक की शुरुआत में हुई थी। प्रत्येक वर्ष यह ओलिविया रिडले कछुओं की रक्षा में मदद करता है, ठीक है, क्योंकि वे नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन और घोंसलों के लिए उड़ीसा तट पर एकत्रित होते हैं, यानी कि प्रजनन और घोंसलों के लिए उड़ीसा के तट पर आते हैं। तो आपको इसी के लिए ऑपरेशन ओलिविया संरक्षण मिशन है। तो इसमें अभी देख रहे हैं जो तटरक्षक बल हैं उन्होंने एक विमान को सेवा में लगा दिया है, विमान को सेवा में लगा दिया। विमान को सेवा में लगाने का कारण उसका उस पर निगरानी रखेगा, किस पर, ओलिविया पर, कछुआ पर। अगला टॉपिक है, अभी और है ना इसमें, नहीं, रीहैब परियोजना। अगला टॉपिक है रीहैब परियोजना। देख लीजिए 15 मार्च 2021 को खादी एवं ग्राम उद्योग ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए मधुमक्खी बाड़ बनाने की अनूठी परियोजना का शुभारंभ किया है। मधुमक्खी बाड़ बनाने की परियोजना लाई है जिसे प्रोजेक्ट रीहैब कहा गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहद वाली मधुमक्खियों के बॉक्स को मानव बस्तियों के पास लगाना है तथा बस्तियों में हाथियों के हमलों को विफल करना है। ध्यातव्य है कि इस परियोजना को कर्नाटक के कोडागु जिले के चेल्लूर गांव से शुरू किया गया। याद रखिए, कोडागु जिले के चेल्लूर गांव से शुरू किया गया है रीहैब परियोजना, जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के बाहरी इलाकों में स्थित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझ लीजिए आप, रीहैब जो है ये खादी एवं ग्राम उद्योग ने हाथी मानव संघर्ष को कम करने के लिए मधुमक्खी बाड़ लगाएगा। मधुमक्खी को देख करके, मधुमक्खी की आवाज़ को सुन करके हाथी दूर भागता है, इसलिए क्या किया गया है, जो इसके जो आस-पास के इलाके हैं उस क्षेत्र के, जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, इस टाइगर रिजर्व है, इसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पे हाथी और मानव संघर्ष ज़्यादा देखने को मिल रहा था। बहुत सारे मानव की जान या फिर हाथी की जान दोनों के संघर्ष में हो जा रहा था, ये इसके इलाके में जा रहे थे। देखिए तो अब क्या किया गया है, रीहैब के प्रोजेक्ट रीहैब के तहत मधुमक्खी का बाड़ लगा दिया गया है। तो वो मधुमक्खी अपना आवाज़ करते रहेगा, तो हाथी को लगेगा कि वहाँ मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी से दूर भागेगा हाथी, है ना। तो यहाँ पे संघर्ष को कम किया गया, मानव हाथी को संघर्ष को कम किया गया है इस प्रयास से। इसकी शुरुआत किया गया कोडागु जिले कर्नाटक में है, चेल्लूर गांव से। बस आगे देखिए, वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 से संबंधित मुख्य बातें। विदित हो कि वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 को कोविड-19 महामारी के कारण वनों के प्रबंधन में विभिन्न देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को उल्लेखित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र की वनों के लिए रणनीतिक योजना 2038 के उद्देश्यों से और लक्ष्यों को भी मूल्यांकन किया गया है। वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी ने वनों के प्रबंधन विभिन्न देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दिया है। ठीक है, आगे देखिए, ग्रीष्म लहरें। अगला टॉपिक है ग्रीष्म लहरें। हाल ही में भीषण गर्मी के कारण लगी जंगल की आग ने कनाडा के छोटे से शहर लीटन को राख में बदल दिया है। ठीक है, लीटन एक शहर है, उसको राख में बदल दिया, ऐसा बता रहा है। कनाडा का एक छोटा सा शहर है, जिसके कारण समान रूप से ठंडे कनाडा में 49.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। कनाडा एक ठंडा प्रदेश है, लेकिन इसका डिग्री कितना देख लीजिए, टेम्परेचर कितना, 49.6 डिग्री सेल्सियस। ग्रीष्म लहर हीट वेव्स क्या होती है? ग्रीष्म लहर असमान रूप से उच्च तापमान की वह स्थिति है, ये उच्च तापमान में चलती है जिसके तापमान समान ताप से अधिक रहती है। ग्रीष्म लहर कई दिन या कई हफ्तों तक कायम रहती है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जब किसी जगह पर तापमान मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तथा तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तथा पर्वतीय क्षेत्रों के न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है तो इसे ग्रीष्म हवा की लहर अर्थात ग्रीष्म लहर माना जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग क्या कहता है कि जब मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाए, टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक टेम्परेचर के साथ हवा प्रभावित होने लगे तो उसको ग्रीष्म लहर करेंगे। तथा तटीय क्षेत्रों में जो तट का क्षेत्र है वो 37 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो जाए। मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक, तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस, तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस, मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाए तो उसे गर्म हवा या फिर ग्रीष्म लहर कहते हैं। याद रखिए, इंट्रोडक्शन वगैरह लिखने में काम आएगा और वैसे यहाँ से क्वेश्चन भी बना सकता है। अगला टॉपिक है बाघ संरक्षण। 28 जुलाई 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर बाघ संगणना 2018 की विस्तृत स्थिति 2018 की रिपोर्ट में जारी की गई है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर 28 जुलाई को एक रिपोर्ट जारी की। आगे देखिए, रिपोर्ट का मुख्य बातें। बाघ संगणना के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस अर्थात एम स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन पूछ देगा एम स्ट्रिप्स संबंधित है, केवल यही लिखेगा और पूछेगा एम स्ट्रिप संबंधित है, तो ये बाघों की संगणना से संबंधित है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2006 से 18 के बीच भारत में बाघों की संख्या में प्रतिवर्ष 6% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर 6 से 18 के बीच में ये 12 साल को देखते हैं तो 6% का प्रतिवर्ष वृद्धि हुआ है। लेकिन वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2018 में बाघों की संख्या लगभग 33% की वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन 14 से 18 ये 4 साल की वृद्धि दर को देखेंगे तो प्रतिवर्ष 33% की वृद्धि है। उल्लेखनीय है कि वैश्विक बाघों की आबादी की लगभग 70% भारत में, पूरे विश्व में जितना बाघ है उसका 70% तो केवल भारत में है। देश में 2967 बाघ है। क्वेश्चन बन जाएगा देश में 2018 की जनगणना के अनुसार कितने बाघ हैं, तो 2967, जबकि पूरी दुनिया में 3900 बाघ हैं, यानी कि 4000 से 100 कम बाघ हैं 2018 के अनुसार, जबकि उसमें भारत अकेले 2967 यानी 70% पूरे विश्व का 70% भाग कहाँ है, भारत में। अब आगे यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाता है, देखिए आपका टॉपिक यहाँ पे लास्ट हो जाता है। चलिए फिर भी बताते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाएगा कि भारत के अंदर किस राज्यों में सबसे अधिक बाघ है, तो एमपी में है। एमपी में कितना है, तो 526 बाघ है, ये फर्स्ट स्थान पे है। और कर्नाटक आता है, कर्नाटक जो है इसमें 524 बाघ हैं। कर्नाटक में 524 बाघ हैं, एमपी में 526 बाघ हैं। तीसरे नंबर आता है उत्तराखंड का, वहाँ 442 बाघ हैं। तो इन 2-3 को याद रखिए। तो यहाँ पर आपका इन्वायरमेंट का सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हम लोग चलेंगे अधोसंरचना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हम लोग करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप पीछे वाले वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहें। ओके बाय।